अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अग लारी ते बम ड्राइवर। चोई साहब, गल ओ हुई है जी अजीबो गरीबी हुई है। एक पॉडकास्टर है जनाब, इस दौर के मिथुन चक्रवर्ती साहब, हर टाइम गुस्से में होते हैं। रेहान तारिक साहब उनका नाम है। रेहान तारिक साहब वजीर दाखिला के चैनल में काम करते हैं जनाब। 24 न्यूज़ जो है, ये हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का अपना ज़ाती चैनल है। इनका इन्फ्लुएंस की वजह भी यही है। यहाँ पर काम करते थे, पॉडकास्ट करते थे, लोगों से उल्टे सीधे बेकार किस्म के सवालात करते थे हर वक्त। मुझे कोई सवाल तो बहुत ही बेकार लगते थे मादरत के साथ। तो एक जनाब, जब बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, एकदम से शोहरत मिली, फिर रेहान तारिक साहब एक साली बराटी बन गए जनाब। अजीबोगरीब, मजीद अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी। रेहान तारिक साहब ने एक पॉडकास्ट किया जी, एक अलामा साहब के साथ। अलामा साहब ने एक गुस्ताखी की। रेहान तारिक साहब बड़ा क्लियर उसमें नजर आ रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे थे अलामा साहब को। अलामा ते अलामा है, अलामा ते बच गया, लेकिन बाकी आलम आके रेहान तारिक में फंस गए। रेहान तारिक साहब को भेज दिया गया बरतानिया। वो बरतानिया चले गए। कुछ दिन वो वहां थे, बरतानिया थे, लेकिन सुना यह कि उनके खिलाफ NCCIA को दरखास्त दी गई और बार बार उलमा इकराम की तरफ से प्रेशर था। तो वो, अब ये दूसरी कहानी जो मैं बता रहा हूँ बाद में बताता हूँ। खैर, रेहान तारिक साहब कल रात को बरतानिया से वापस आए, लाहौर लैंड किए। वहां पर FIA ने उनको हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद उनको NCCIA के हवाले कर दिया। इस पर एक सहाफी जो कि एस्टेब्लिशमेंट के काफी करीब भी हैं, वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि जी रेहान तारिक साहब जो हैं, ये मोहसिन नकवी वजीर दाखिला के चैनल में काम करते थे। चैनल की इंतजामिया ने ही इनको भगाया था मुल्क से, लेकिन फिर उलमाए इकराम का मुसलसल जो प्रेशर आ रहा था, उस प्रेशर से जान छुड़ाने के लिए चैनल इंतजामिया ने रेहान तारिक को ट्रैप किया। इनको कहा गया कि मसला हल हो गया है, आ जाओ वापस। रेहान तारिक साहब लुड्डी डालते डालते हट के लुड्डी शावा लुड्डी करते हुए वापस आए। और चैनल इंतजामिया ने ही बता रखा था बाकी सबको कि जनाब ये किस टाइम आएगा साला, इसको धर लो। और उसको धर लिया और उसको कर लिया। अब एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मैं ये केस पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन पता क्या, इस पे बात करना क्यों जरूरी है। आपको ना बड़ा अच्छा डायलॉग है, आपने सुना होगा कपिल शर्मा का, कि आप कुछ भी बोल के मशहूर तो हो सकते हैं, लेकिन मशहूर होने के बाद आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो रेहान तारिक साहब बोंगियां मार के मशहूर हो गए। उसके बाद तेन की लोड़ पई है, तू इंस्टिगेट कर रहे लामे के आके वो इस तरह की तोहीना में गल करे। लगे आंदा है मिथन विजय, चाइना का मिथन बन के फिर रहे हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक ये बड़े पसंदीदा थे जी मोहसिन नकवी साहब के, तो इनको कोई हिरासत रूसत में नहीं, ये प्रोटेक्टिव कस्टडी कह ली है और मामला अब ठंडा कर दिया जाएगा। ये मसले की मामला है। जिस मसलक से अलामा साहब ताल्लुक़ रखते हैं, मोहसिन नकवी साहब भी उसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो ये बीच बिठा के अब उनको चंद दिन जेल में रखा जाए या जहाँ भी रखा जाए, कंफर्टेबल रखा जाएगा रेहान तारिक साहब को, और मामलात को ठंडा कर दिया जाएगा। मेरी मालूमात यही है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मैं तो इस बात पर भी हैरान हूँ कि रेहान तारिक के पास UK का वीज़ा है। मैं वो वाहिद बंदा रह गया हूँ जिसके पास कोई वीज़ा नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है मेरा कोई फैन भी नहीं है बैरून मुल्क जो मुझे चाहता हो कि तू आ जाए। मैंने सुना है लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी को बुला ही लेते हैं, आजा यार साढ़े नाल की याद करेंगे, तू भी तेनू भी ऐसी वीज़ा भेज रहे हैं, आजा इतने। वो भी कोई नहीं कहता, कोई स्पॉन्सर भी नहीं करता मैनू। वेरी मतलब आई फील वेरी डिप्राइव्ड ब्रो। खैर, दूसरी तरफ जनाबे वाला बिश्नोई गैंग, आपको याद होगा मेरा फेवरेट सिंगर। मुझे दो सिंगर्स जिनकी मौत से मुझे जेन्युइन शॉक हुआ था। वन इज माइकल जैक्सन, तब मैं डॉन में हुआ करता था माइकल जैक्सन डाइड। सेकंड इज सिद्धू मूसेवाला। ये मैं ARY में था उस टाइम पे। मुझे याद है मैं अरशद साहब को फोन किया, मैंने कहा यार सिद्धू मूसेवाला मर गया, अरशद साहब, उसको गोली मार दी। अरशद साहब कहते ए कौन है, बिकॉज अरशद साहब को पंजाबी नहीं आती थी, तो वो सुनते भी नहीं थे पंजाबी। खैर उनकी टाइप मैं बड़े सुनता, हम तो बड़े जनाब इनकलाबी किस्म में। मैंने अरशद साहब को गाने उनके भेजे, मैंने कहा सर ये, फिर हमने उसमें सेगमेंट भी किया था, मुझे अभी तक याद। बड़ा सिंगर ही वॉज, क्या जबरदस्त लिरिक्स होती थी, क्या सोच थी उसकी। उसकी जो सिद्धू मूसेवाला की मारने की जिम्मेदारी कबूल की थी, वो ये बिश्नोई गैंग के लॉरेंस बिश्नोई साहब थे, जो जेल से बैठ के लोगों की हत्या करने के ऑर्डर्स जारी करते थे, ये लॉरेंस बिश्नोई साहब। अच्छा, इसके अलावा सलमान खान को भी मारना चाहते थे।
पता चलते चलते बहुत सारी चीज़ें खैर पता चल गई। उसके बाद बिश्नोई गैंग के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता थी। ये बिश्नोई गैंग बड़ा चवल गैंग है जी। तो हजूर वाला अब यूएसए और कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और इनकी प्रोसिक्यूशन ने मिल के साल पता नहीं 12 महीने के 8 महीने मेहनत करने के बाद इन्होंने बिश्नोई गैंग के 50 से ज़्यादा मेंबर्स को गिरफ्तार किया है अपने ममालिक से। ये वो लोग हैं जिनको रॉ इस्तेमाल करती थी बैरून मुल्क टारगेट किलिंग्स करवाने के लिए। आपको पता है इनकार करता रहा भारत हमेशा, बट दिस कैन बी अ मेजर शॉक करके आप रॉ जो है वो दूसरे ममालिक में जाकर वहाँ पर टारगेट किलिंग कर रही थी। भारत जिन लोगों को पसंद नहीं करता वैसे तो खैर इस पे तो अब देखते हैं जनाब कि ये मामला है मेरे लिए बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर होनी चाहिए कि भारत ने अपने ओवरसीज ऑपरेशंस को इस तरीके से बढ़ाया कि वो अमेरिका और कनाडा जैसे ममालिक में उसने इतनी पावर हासिल की कि अमेरिका और कनाडा जैसे ममालिक में जाके वो बंदे भड़का देते हैं और पकड़ाई भी नहीं देते। इन्होंने वहाँ पर प्रॉक्सीज रखी हैं अपनी बंदे मारने के लिए, टारगेट किलिंग के लिए। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बंदे मारे गए हैं जिसके ऊपर शुबा जाहिर किया जाता है कि जनाबे वाला ये भारत ने किया, और बैरून मुल्क बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर शुबा जाहिर किया जाता है कि पाकिस्तान ने, हर जाहिर बात है हर मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने मफाद में मुल्की मफाद में करती हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मफादात होते चले जा रहे हैं चौधरी साहब। तो समझ नहीं आ रही कि कहानी क्या है। मतलब इस कहानी में इतने कोई चक्कर आ गए हैं, इतने कोई चक्कर आ गए हैं कि मेरे को भी चक्कर आने शुरू हो गए हैं। बिश्नोई गैंग ये वो सारा कुछ तो देखते हैं इसका आगे क्या निकलता है। जाते जाते मैं बात करना चाहता हूँ हमारे कानून दानों की। वैसे तो आपने देखा ही है कल अलीमा खान ने जनाब वो ले लिए हैं, हथियार फेंक दिए, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ हमारे MPAs MNAs की जिसका जेड़ा पन्नो वही लाल है। इमरान खान को इन चीज़ों का नहीं शौक, सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मेरी बड़ी फूफो को भी पता है। लेकिन तहरीक इंसाफ के इमरान को तो शौक है ना, उनको तो चाहिए ना सेक्सी किस्म का प्रोटोकॉल। चौधरी साहब उन्होंने कही यार है कि गल हुई, सानू भी तो प्रोटोकॉल चाहिए, सानू भी दियो प्रोटोकॉल। उन्होंने हजूरे वाला अपने लिए बरात मांगी है। कल सारे सहाफी पढ़ गए तहरीक इंसाफ को, पता ये चल रहा है कि ये बरात तो सारों के पास है, इन्होंने सिर्फ ताहयात मांगे बाकियों की तरह, क्योंकि इनके पैसे कम थे। तहरीक इंसाफ वालों की तनख्वाहें वैसे ही सबसे कम थी, इन्होंने ज्यादा करवा रहे अपनी कुछ। और वो पासपोर्ट का मसला है कि वो ताहयात चाहिए, ब्लू पासपोर्ट जी, हमारे पास ब्लू पासपोर्ट होना चाहिए और ताहयात होना चाहिए। तो अजीब और गरीब सी किक्स नहीं इन लोगों की, ये टोल टैक्स नहीं देना चाहते, ये रेस्ट हाउस में फ्री ठहरना चाहते हैं, यही चाहते हैं हमें सरकारी पासपोर्ट पूरी जिंदगी मिला रहे। ये मतलब जो भी आता है वो अपने लिए कानून साजी करता है अवाम का, इसीलिए तो अवाम का बुरा हाल है। ये सारी जो क्रॉप है माजरत के साथ, ये जो हमारी अशराफिया है, उसको वड्डे बगैर ये मुल्क कैसे ग्रो करेगा। ये अशराफिया हमारी वो झाड़ी बन गई है, दरख्त के तने के साथ लिपट गई है, वो ये खुदरो बेल बन गई है, जो अमर बेल बन गई है, चूस रही है पाकिस्तान को। इस अमर बेल से जान छुड़ाए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सूरत है कि इस अमर बेल से जान छुड़ाए बगैर हम तरक्की कर सके। इस बारे में आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, फिर ये भी सोचते हैं कि जान कैसे छुड़ाएंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफिज़।